हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार जैन, हिंदी एजुकेटर। वेलकम टू अनअकैडमी। चलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ में, जो कि हमारा अभी पद्य भाग का चल रहा है, जिसमें कि आप लोगों को मैं बता दूं, पहला चैप्टर हमारा कबीर की साखियां थी। सेकंड चैप्टर जो हमारा था वह मीरा के पद थे। इसके बाद में हम लोगों ने मनुष्यता चैप्टर पढ़ा, और अब पढ़ेंगे हम 4th नंबर का चैप्टर, जिसका नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। एक प्रश्न जो कि आप लोगों को इस वीडियो के या इस क्लास के बाद में आपको उत्तर देना है कि पावस शब्द का अर्थ क्या होता है। इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। अब चलते हैं आज के इस नए चैप्टर की तरफ, जो कि 4थे नंबर का चैप्टर है। इसमें बताया कि पर्वत प्रदेश में पावस। मैं बता दूं, सुमित्रा नंदन पंत साहब जो हैं, उन्होंने बहुत अच्छा चैप्टर लिखा है। और हालांकि यही चैप्टर ही नहीं, बल्कि इनके द्वारा लिखे गए जितने भी कविताएं हैं, उन कविताओं के माध्यम से उन्होंने वो जो प्राकृतिक सौंदर्य, जो हमारा विश्व पटल है, भारत है, या भारत में जो विभिन्न ऐसे स्थान हैं जहां पर पर्वत हैं, वादियां हैं, जहां पर वृक्ष हैं, जहां पर नदियां बह रही हैं, समुद्र है, ऐसा जो वादियों का जो एक नज़ारा है, हरियाली का जो नज़ारा है। और मैं आपको बता दूं कि उसी पर्वत के प्रदेश पर होने वाली, अब मैं आपको ही इसका उत्तर बता देता हूं कि पावस शब्द का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। तो जब ऋतु आती है वर्षा ऋतु, तो उस समय बता दूं कि जब माहौल जो हरियाली का होता है, पर्वतों का होता है, वो एक मनोरम दृश्य वाला होता है, एक बहुत अच्छा दिखाई देने वाला होता है। तो चलते हैं, इन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से इन्होंने क्या क्या चीज बताई हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत साहब के लिए कि इनका जन्म जो है वह 1900 में हुआ, और इनका देहावसान 1977 में हुआ। ये सुमित्रा नंदन पंत साहब है, इनके लिए पद्म भूषण से विभूषित भी किया गया। इनके लिए बहुत अनेकानेक जो उपाधियां हैं, अनेकानेक उनके लिए शील्ड, मेडल्स, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। और उनका जन्म जो है 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में जन्मे। सुमित्रा नंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। इनका लिखने का जो एक तरीका है, वो इनका इसलिए भी और अच्छा हुआ ताकि ये बहुत अच्छे से निखर के आ सकें। इन्होंने बचपन से ही कविताएं लिखना प्रारंभ कर दी थी, और इन्होंने जन्म लिया था उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत भी हुए। मतलब ये है कि इनके लिए जब ये 7 वर्ष के थे, 7 साल के थे, तो ये स्कूल में काव्य पाठ किया था। इन्होंने कुछ कविताएं लिख करके, अथवा कह सकते हैं कि ऐसी कविताओं का उन्होंने पाठ किया था, उच्चारण किया था, बोला था, जिसके कारण से उन्हें पुरस्कार भी दिया गया था। और इसके साथ में 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया। स्थायी रूप से सृजन करने का मतलब होता है बनाना, सृजन का मतलब होता है बनाना। क्या बनाना? बनाना मतलब आकृतियां नहीं, बल्कि लिखना स्टार्ट कर दिया था। क्या चीज लिखनी स्टार्ट की? इन्होंने अपने खुद के ही साहित्य लिखना स्टार्ट कर दिया स्थायी रूप से, और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। हिंदी साहित्य में कुछ ऐसे कवि भी हुए हैं जो छायावाद के कवि रहे हैं, कोई भक्ति काल के कवि रहे हैं, कोई आदि कवि रहे हैं। तो उनमें से छायावाद के जो कवि हैं, 10th क्लास में अगर हमारे लिए प्रश्न आता है कि 10वीं कक्षा के स्पर्श भाग 2 में आप लोगों को सुमित्रा नंदन पंत के बारे में पढ़ाया गया, आप बताइएगा सुमित्रा नंदन पंत कौन से कवि हैं या कौन से लेखक हैं। तो आपको लिखना है कि वो छायावादी लेखक हैं। उन्होंने जो उपक्रम किया है कविताओं के लिखने का, वो छायावाद की कविता उन्होंने अधिकाधिक मात्रा में लिखी है। तो चलते हैं और भी इनके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इन्होंने बताया कि पंत जी जो है, पंत जी उनका एक शॉर्ट फॉर्म है, उनका एक उपनाम है, जिसके नाम से हम उनको बुला सकते हैं। हालांकि पंत साहब जो है, सुमित्रा नंदन पंत, इनका बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, इसलिए उनके लिए पंत जी इतना सा कहने पर ही हम उनको संबोधित कर सकते हैं। और कहा कि पंत जी की जो आरंभिक कविताएं हैं, आरंभिक का मतलब होता है जो स्टार्टिंग से उन्होंने जब कविताएं लिखना प्रारंभ किया था, तो वो आरंभ करने का जो तरीका था, और या कहें कि उनकी जितनी भी कविताएं बिल्कुल शुरू बात की थी, उस समय की कविताओं में
प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब इन्होंने स्टार्टिंग में अपनी कविताओं को लिखना प्रारंभ किया था तो उन कविताओं में उन्होंने प्रकृति के बारे में बहुत ज्यादा लिखा। प्रकृति के बारे में इसलिए भी लिखा क्योंकि उन्हें प्रकृति से प्रेम बहुत था, और उसके साथ साथ में रहस्यवाद, और उनकी कविताओं में कुछ ऐसा रहस्य छिपा हुआ रहता था जो पाठक को खोजने के लिए, जो पढ़ने वाला है उसको खोजने के लिए एक अलग ही तरह का उसमें जुनून सवार हो जाता था। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। इन दोनों के विचारों से वो अत्यधिक प्रभावित होकर के इनकी बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव भी स्पष्ट नजर आने लगा। जीविका के क्षेत्र में, जीविका का मतलब होता है कि उनके खुद के जो घर की समस्याएं हैं, या कहें कि घर चलाने के लिए, या कह सकते हैं कि उनकी आजीविका के लिए, पैसा कमाने के लिए उन्होंने, पंत जी ने उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े रहे। मतलब एक ऐसा केंद्र था जहां पर वो जुड़े रहे जिससे उनके पास कुछ पैसे आ सके, जिससे कि वो अपने आप का भरण पोषण कर सके, परिवार के लिए भी खाना पीने की व्यवस्था कर सके। और साथ ही आकाशवाणी के परामर्शदाता भी रहे। मतलब दूरदर्शन, आकाशवाणी, रेडियो जब चलता था उस समय वो उसमें परामर्श देते थे। मतलब वो दूसरों को मार्गदर्शन देते, दूसरों के लिए सलाह देने की काम करते थे, इसलिए परामर्शदाता भी रहे। लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना भी की। मतलब सुमित्रानंदन पंत साहब ने एक संस्थान की स्थापना की जिसका नाम था लोकायतन सांस्कृतिक संस्था। 1961 में यानी 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। ध्यान रखना, कभी भी यह प्रश्न आप लोगों को पूछा जा सकता है कि सुमित्रानंदन पंत साहब के लिए सबसे पहले या कहा जा सकता है कि भारत सरकार से पद्म भूषण की उपाधि कब प्राप्त हुई, तो वो लिखना है आपको 1961 में। इसके बाद में हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भी यही हुए। मतलब एक हिंदी साहित्य में जो कविताएं लिखता है, जो कहानियां लिखता है, उनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिलता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो सबसे पहले मिला किसी व्यक्ति को, तो वो हैं सुमित्रानंदन पंत साहब। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। 1969 में चिदम्बरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, छाया, स्वर्ण किरण और लोकायतन। इस तरह से इनकी ये प्रमुख जो हैं कृतियां हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी और ग्राम्या, सॉरी छाया नहीं है, ग्राम्या। इस तरह से थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप लोग ध्यान देना। तो यहां पर आप लोगों को यह भी पूछा जा सकता है सुमित्रानंदन पंत साहब की जो कविताएं हैं, उनके द्वारा जो लिखा गया और भी साहित्य है, तो वो कौन कौन सा साहित्य है, कुछ साहित्य के आप नाम बताइए। तो उनकी जो कुछ कविताएं हैं उनका आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, इससे आपको कुछ नंबर और भी अच्छे मिल सकते हैं। चलते हैं और आगे। उन्होंने क्या कहा कि भला कौन होगा। अब मैं आपको बता दूं कि सुमित्रानंदन पंत का जो प्रकृति प्रेम है वो इस कविता के माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। या कहा जा सकता है कि अगर जो प्रकृति से प्रेम नहीं करता है, जो वादियों से प्रेम नहीं करता है, जो हरियाली से प्रेम नहीं करता है, उसे भी ये कविता पढ़ने के बाद ऐसा लगने लग जाएगा कि मानो हम जहाँ पर बैठे हुए हैं, जिस जगह पर हम ये क्लास पढ़ रहे हैं, उस जगह की जितनी भी दीवारें हैं वो बिल्कुल दूर हो चुकी हैं, हट गई हैं, और मैं ऐसी जगह पर बैठा। इस तरह से हम अपने आप में विचार करने लग जाएंगे कि हम वहीं बैठे हुए हैं जैसा उन्होंने यहाँ पर कहा हुआ है। और मैं आपको उनके कुछ पाठ के बारे में बता देता हूँ कि पर्वत प्रदेश में पावस, जो हम आज अभी चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उस पाठ में है क्या, उस पाठ में क्या बताया जाएगा। तो बता रहे हैं कि भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने को नहीं मचलता हो। हम सभी को पहाड़ों पर जाना बहुत अच्छा लगता है। कोशिश करते हैं कि गर्मियों में
पहाड़ों पर जाकर के, बिल्कुल वादियों में रह करके, ठंडी हवा ठंडे मौसम में रह करके अपना जो जीवन है या अपने आप को ढालने का प्रयास करेंगे, कम से कम 2 पल सुकून के वहां मिलेंगे, तो हम सभी का मन मचलता है। जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता, मतलब जो बहुत दूर हिमालय जो बसा हुआ है वहां पर जिन्हें जाने का अवसर नहीं मिलता है, वे भी अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ से जाने देते होंगे। हम सभी उन सब में आते हैं। अगर हम हिमालय पर नहीं जा पाते हैं, हम बहुत दूर वाले पर्वतों पर नहीं जा पाते हैं, तो हमारे आसपास के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, ऐसे पर्वत के क्षेत्रों पर जाने का प्रयास करते हैं, और अगर जाने का मौका मिलता है तो उसको कभी अपने हाथों से जाने नहीं देते हैं। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे ही वह अनुभूति दे दे जैसे वह अभी अभी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटा हो। इस कविता में ये बताया जा रहा है, और उन्होंने इस तरह की ये भूमिका बनाई है, इस तरह से उन्होंने अपनी बात को कहने का प्रयास किया है कि अगर मान लीजिए कि कोई इन जैसी वादियों पर नहीं जा पा रहा हो, और मान लो कि हम कक्षा में बैठे हुए हैं या हम अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, और बैठ करके हमें वो हरियाली पर्वतीय क्षेत्रों में रहने का एक अवसर मिल जाए, मानो ऐसे ही वो फील करता रहे कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, और ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल पर्वतीय अंचल से विचरण करके अभी अभी लौटा हो। तो प्रस्तुत कविता जो हम आज पढ़ेंगे, उस कविता में ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आंखों निरखने की अनुभूति देती है। यही नहीं, सुमित्रा नंदन पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है। उनकी जितनी भी कविताएं हैं, उनको पढ़ने के बाद हमारे लिए अनुभूति होती है कि मानो हम उन कविताओं के माध्यम से उसी स्थान पर हैं जिस स्थान के बारे में ये वर्णन किया जा रहा है। मानो हमारे आसपास की सभी दीवार, मैंने अभी आपको बताया था कि इनकी कविताएं पढ़ने से हमें मानो ऐसा लगेगा कि हमारे आसपास की जो दीवारें हैं वो हट गई हैं, और उस जगह पर हम उस जगह पर है ही नहीं जहां पर हम बैठ करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हों, गुप्त हो गई हों, हट गई हों। हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर आ गए। रम्य का मतलब होता है मनोरम, अच्छा। आप पहुंचे हैं जहां पहाड़ों की अपार श्रृंखला है, मतलब बहुत सारे पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। मानो एक पहाड़ पर जाकर के ऊपर चोटी पर जाते हैं तो दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है। आसपास झरने बह रहे हैं, और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं, क्योंकि हम वहां अगर अपनी छुट्टियां मनाने जाते हैं तो हम अपने आप में ये सोचते हैं कि जहां पर्वत हैं, झील हैं, पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, तो ऐसी जगह पर जाकर के भी, और उसमें साथ साथ वर्षा ऋतु भी अगर है, तो फिर मानो ऐसा लगता है कि अब यहाँ से जाना बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन हमें वहां से आना पड़ता है। एक ऐसे मनोरम दृश्य को बतलाने के लिए सुमित्रा नंदन पंत साहब ने इसमें बहुत अच्छा वर्णन किया है। इस चैप्टर में महाप्राण निराला ने भी कहा था, पंत जी में सबसे जबरदस्त कौशल जो है वह है शैली, जिस अपने विषय को अनेक उपमाओं से संवारकर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल बना देते हैं। मधुर शैली का मतलब यह है कि उनका जो तरीका है कविता लिखने का, और उनकी जो शब्द का जो एक घुमाव है, मतलब वो शब्दों से इस तरह से बांधते हैं कविताओं को कि उसमें इस तरह के तरीके से बांधने के कारण से उनकी जो कविताएं हैं वो जीवंत हो जाती हैं। ऐसा महाप्राण निराला साहब ने भी ऐसा ही कहा है। चलते हैं आगे उनकी कविताओं पर। मैंने आप लोगों को बताया था पर्वत प्रदेश में पावस आज के चैप्टर का नाम है, और इस चैप्टर में हम सभी पढ़ेंगे कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वत के प्रदेश जहां पर पर्वत ही पर्वत हैं। प्रदेश का मतलब होता है क्षेत्र, और पर्वत का मतलब होता है पहाड़, यानी कि ऐसे पहाड़ी एरिया, पहाड़ी क्षेत्र जहां पर पावस हो रहा हो। पावस का मतलब है कि वर्षा हो रही हो, और वर्षा होने के कारण से वह पर्वतीय प्रदेश जो है, वो पर्वत जो है, वो कितना सुंदर और मनोरम दिखाई देता है। इस बात को कहने का जो एक अभिप्राय है, एक तरीका है, वो सुमित्रा नंदन पंत साहब का कितना बढ़िया है। तो चलते हैं, पढ़िएगा मेरे साथ में, और दोहराते हैं एक साथ एक लय में
आप और मैं, आप अपनी बुक में देखें, मैं आपको यहां से बताता हूं। क्या बताया कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। ठीक है, यहां पर फाड़ है। अब देखो, पढ़ने का एक तरीका होने के साथ साथ अगर हम जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद अगर हमें उसका अर्थ समझ में नहीं आए तो पढ़ी हुई चीज का हमें बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। इसलिए ध्यान से सुनना। पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु थी कहां पर? पर्वत प्रदेश में। कहां पर थी? पर्वतीय प्रदेश में बहुत सारी वर्षा हो रही थी और वर्षा ऋतु होने के कारण से पल पल प्रति समय, समय समय पर, जैसे ही थोड़ी सी धीमी बारिश हुई, थोड़ी तेज हुई, फिर कम हुई, फिर तेज हुई, इस तरह से प्रति समय, पल पल मतलब कदम कदम पर, या कह सकते हैं कि उसी क्षण क्षण में परिवर्तित, बदलता रहता था प्रकृति वेश। यानी जो प्रकृति का जो वेश है वो क्या होता था? बदलता रहता था, परिवर्तित होता रहता था। मेखलाकार पर्वत अपार, यानी वहां पर जो पर्वत है वो कैसा है? मेखलाकार है। मेखलाकार का मतलब होता है गोल। कैसा होता है? गोल। तो गोल आकार वाला पर्वत है, गोल आकार। तो इसको हम मेखल, मेखल शब्द जो है मैं आपको बता दूं, मेखल शब्द जो है उसका हिंदी अर्थ होता है जो आपने अगर देखा हो करधनी। करधनी जो कमर पर बांधी जाती है, आपने देखा होगा महिलाओं को, स्त्रियों को जब विवाह हो जाता है उसके बाद में उनके कमर पर करधनी लगाई जाती है, और करधनी जिस तरह से गोल होती है ठीक उसी तरह वो पर्वत जो है वो मेखलाकार है, गोल है, करधनी के आकार वाला है, और अपार यानी बहुत बड़ा है, जिसका कोई पार नहीं है। अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अपने यानी खुद के, किसके? पहाड़ के जो सहस्र, सहस्र का मतलब 1000, दृग यानी नेत्र, दृग यानी नेत्र को क्या कर रहा है? यानी 1000 नेत्रों से फाड़ यानी देख रहा है, अपनी आंखों से देख रहा है। अब वो नेत्र नहीं है, उपमा दी गई है नेत्रों की। किसको दी गई है? सुमन यानी कि पुष्प, फूल। किसकी दी गई है? फूल की उपमा। यानी उस पर्वत के ऊपर जितने जितने भी फूल लगे हुए हैं उन फूल को, उन पुष्पों को उन्होंने नेत्र कहा। कितने हैं? सहस्र यानी 1000 नेत्र उस पर्वत पर हैं, जो क्या कर रहा है? देख रहा है अपनी आंखों को फाड़ करके, अब लोक रहा है बार बार। और वही पर्वत क्या कर रहा है? उन पुष्पों के माध्यम से अवलोक रहा है, देख रहा है, बार बार देखे जा रहा है। नीचे क्या देख रहा है? तो उसने कहा कि उस पर्वत के बिल्कुल जो नीचे, आप इमेजिन करना, थोड़ा सा अपने आप में एक माहौल बनाना कि एक आप पर्वत के पास में खड़े हुए हैं, आप एक ऐसा दृश्य देख रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्र है और उस पर्वत के ऊपर छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं जिसमें कि छोटे छोटे पुष्प हैं। ऐसे हजारों पुष्प जो है वो एक साथ खिलखिला रहे हैं और नीचे की ओर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? और उस पर्वत के नीचे जल से निज महाकार, यानी जल में किसमें? जो नीचे एक तालाब है। अभी इसके बाद में जो लाइन आएगी उसमें तालाब का वर्णन है कि कितना बड़ा तालाब है, और वह तालाब जो है उस तालाब में वह पर्वत उन पुष्पों के माध्यम से क्या कर रहा है? निज यानी अपने आप के महाकार यानी बहुत बड़े विशाल शरीर को देखे जा रहा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार हमेशा उसी को देखे जा रहा है। किसमें देखे जा रहा है? नीचे जो बहुत सारा जल है उस जल में देख। अब वो जल कैसा है? जल किसका है? तो कहा जिसके चरणों में पला ताल, ताल यानी कि तालाब, ताल यानी तालाब, पला यानी बसा हुआ है। कहां पर? उस पर्वत के, जिसके यानी उसके पर्वत पर, उसके किसके? पर्वत के। कहां पर?
चरणों में, यानी बिल्कुल नीचे नीचे ही, क्योंकि जब ऊपर से बारिश आती है, ऊपर से वर्षा ऋतु की जो पानी आ रहा है, उस पानी से क्या हो रहा है, नीचे तालाब भरता चला जा रहा है, और उस तालाब में क्या कर रहा है, वो पर्वत अपने आप को देख रहा है। कितना बड़ा है, तो कहा दर्पण सा फैला है विशाल, यानी वो ऐसा लग रहा है कि नीचे कोई हमने आईना डाल दिया हो। जैसे आप लोग देखना, कभी आईने के सामने जाना तो अपने आप को देखते हैं उसमें, ठीक वैसे ही वह पर्वत जो है अपने तालाब में अपने शरीर को, अपने महान आकृति को देख रहा है। कौन देख रहा है, तालाब देख रहा है, ठीक है ना। किस में देख रहा है, तालाब में देख रहा है। पर्वत जो है महान अपने आकार को तालाब के अंदर देख रहा है, और तालाब जो है दर्पण, दर्पण का मतलब होता है आईना, आईना जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, ऐसे। तो पर्वत का आईना क्या है, वो तालाब है जो नीचे ही नीचे बहुत बड़ा विशाल भरा हुआ है, जिसमें पानी है, और उसमें वो अपने आप के महान आकार को देखता है। फिर उन्होंने कहा कि जो पर्वत है वह पर्वत क्या कहना चाहता है, उस पर्वत की गौरव गरिमा को कौन कह रहा है, और क्या है वहां पर। सबसे पहले उन्होंने बताया कि पर्वत है, बहुत बड़ा है, मेखल आकार वाला है, करधनी के आकार वाला है। दूसरी बात बताई कि उस पर्वत के चरणों में बहुत बड़ा विशाल तालाब है। तीसरी बात बताई कि उस पर्वत पर बहुत सारे पुष्प हैं, हजारों पुष्प जो हैं, वो पुष्प उनकी आंखों का काम करते हैं पर्वत का, जो अपने आप के शरीर को, अपने आप के महान आकार को उस दर्पण जैसे तालाब में देखते हैं। और कहा कि गिरी यानी पर्वत, जिस पर्वत के बारे में बता रहे हैं, उस पर्वत के गौरव गाकर, गौरव यानी कि गरिमा, गौरव यानी गरिमा या महानता, तो गौरव गाकर, महानता का गुणगान गाकर यानी गाकर के बताना। कौन, झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर। अब यहां पर उपमा अलंकार के बारे में भी बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई वहां पर जब घूमने गया हो, अब देखो घूमने तो हम गए नहीं, हम तो नहीं गए, आप में से भी नहीं गए होंगे, तो जो सुमित्रा नंदन पंत साहब हैं, उन्होंने क्या कहा कि मानो कोई वहां पर घूमने जाए, और वहां पर जब बिल्कुल पानी गिर रहा है और धीरे 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 जो पानी बहता चला आ रहा है, उसको हम झरना कहते हैं। और ऐसा जो झरझर यानी कि निर्झर यानी झरना है, निर्झर जो झरना बह रहा है, झरना गिर रहा है, वो झरना इतना धीरे 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 गिर रहा है, इतनी अच्छी अच्छी मधुर आवाज आ रही है गिरने की, झरने के गिरने की, कि ऐसा लग रहा है कि वो झरना क्या कर रहा है, गिरी यानी पर्वत के गौरव को गा रहा है, बता रहा है, पर्वत का गुणगान कर रहा है। और उस पर्वत के ऊपर से जो जल बह रहा है, जो पर्वत के ऊपर से जो धीरे धीरे झरना आ रहा है, वो कैसा है, मद में नस नस उत्तेजित कर, और वो ऐसा लग रहा है कि हमारे नस नस में रोमांचित कर रहा है, हमारे आप को और अच्छा फील करा रहा है कि हम बहुत अच्छी जगह पर आ गए हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। और वो झरने ऐसे ही नहीं बहते हैं धीरे धीरे, वो जैसे ही पर्वत से टकराते हैं, उनका जल जो है वो पर्वत से टकराएगा, टकराने के साथ साथ उसमें झाग बनता चला जाता है। साबुन हम जब घिसते हैं तो जैसे झाग बनता है ना, वैसे ही पर्वत के ऊपर से जब जल गिरता रहता है झरने की तरह, तो उसमें से जल और पत्थर में जब टकराव होता है तो उसमें से झाग बनने लग जाता है। कैसे बहता है वो जल, तो बताया मोती की लड़ियों से, मतलब आप लोग देखना कि उसका जो जल है वो ऐसा लगता है कि मानो बिल्कुल स्वच्छ मोती की सुंदर लड़ियां जो होती हैं, उन लड़ियों की तरह नीचे बहता हुआ आ रहा है। और बह करके जैसे ही पर्वत पर गिरता है, नीचे पत्थर पर गिरता है, तो वो झाग में बनता चला जाता है। और इसी तरह झरते हैं झाग भरे निर्झर, वह निर्झर यानी झरना क्या करते हैं, इसी तरह बहते रहते हैं। इस तरह से यहां पर बताया गया है। आपको इसी तरह से ही आपको बताना है और उसमें उत्तर में लिखना है
कि इन पंक्तियों में सुमित्रा नंदन पंत साहब ये कहना चाहते हैं कि पर्वत प्रदेश पर जब बारिश होती है तो बारिश के समय का वहां का मनोरम दृश्य जो होता है उस दृश्य के बारे में बताया जा रहा है। और जिस जिस तरह से उन्होंने बताया है उस तरह से हमें अपनी कॉपी में अथवा हमें अपने क्वेश्चन आंसर में बताना है। अब उन्होंने उसी बात को थोड़ा सा और अच्छी तरह से कहने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि अभी तक तो ये हो गया कि भाई बहुत अच्छी बारिश चल रही है, बारिश में बहुत अच्छा मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा है, लेकिन उस पर्वत पर और क्या है, उन पर्वतों पर और ऐसी क्या क्या घटनाएं हो रही हैं जो देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं, जो हम उसको अभी फील कर पा रहे हैं। तो क्या है, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। यहां पर पर्वत के उन दृश्यों को बताया जा रहा है। जब बारिश होती है तो बारिश होते समय पर्वत के जो दृश्य बताए जा रहे हैं उनके बारे में। तो कहा गिरिवर के उर से उठ उठकर, गिरिवर यानी पर्वत से, अब उर का मतलब होता है हृदय, दिल। तो जो पर्वत का दिल है मतलब बीचों बीच से उठ उठकर उच्चाकांक्षाएं, बिल्कुल मतलब ऊंची ऊंची इच्छाएं रखने वाला तरुवर, तरुवर यानी वृक्ष, तरुवर यानी वृक्ष। तो जो वहां पर लगे हुए वृक्ष हैं उन वृक्षों के जो बिल्कुल बहुत बड़े बड़े विशाल वृक्ष हैं वह वृक्ष अपनी उच्चाकांक्षाएं, मतलब उच्चाकांक्षा यानी ऊंची ऊंची आकांक्षाएं रखते हैं, ऊंचा ऊंचा सोचते, ऊंची ऊंची इच्छाएं रखते हैं। तो ऐसे उच्चाकांक्षाओं को हैं झांक रहे नीरव नभ पर, नीरव यानी शांत चित्त, नभ यानी कि आकाश में झांक रहे हैं। कौन झांक रहा है, वृक्ष झांक रहे हैं। कहां से झांक रहे हैं, पर्वत के ऊपर लगे हुए जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उठ उठकर बिल्कुल उच्चाकांक्षाओं को लिए हुए वो शांत मनोरम बादल को, आसमान को, आकाश को निहार रहे हैं, झांक रहे हैं। कैसे झांक रहे हैं, अनिमेष बिना पलक झपकाए, अटल बिल्कुल डटे हुए, कुछ चिंता पर और कुछ सोचने की दृष्टिकोण से, कुछ सोचते हुए उनकी ओर देख रहे हैं। क्योंकि मौसम जो है बारिश का है और वर्षा ऋतु के समय जब बारिश का मौसम होता है तो वृक्ष जो है खिलखिला उठते हैं और उनका एक ही मानना होता है कि कब बारिश आए और वह दृश्य उन्हें अच्छा देखने में लगे। तो इसी बात को यहां पर सुमित्रा नंदन पंत साहब ने कहा है। अब जब बारिश के लिए बहुत चिंता से आतुर होकर के वह वृक्ष पर्वतों के ऊपर से देख रहे हैं आसमान की तरफ कि अब बारिश होगी, अब बारिश होगी, अनिमेष बिना पलक झपकाए ये देख रहे हैं, उच्चाकांक्षाएं, ऊंची ऊंची इच्छाएं रख रहे हैं। लेकिन अब क्या होता है, जब बारिश बहुत तेज आती है तो क्या होता है, उड़ गया अचानक लो भूधर। भूधर का मतलब होता है पहाड़ या पर्वत। क्या होता है, पर्वत। जिस पर्वत के बारे में, जिस पर्वत के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस पर्वत को क्या हो गया, अचानक उड़ गया। क्या हो गया, अचानक उड़ गया, उड़ गया अचानक लो भूधर। भूधर यानी कि वह पर्वत जो है वो अचानक क्या हो गया, उड़ गया। कैसे, क्यों, कहा फड़का। फड़का यानी गर्जना हुई, फट गया। क्या, पारद अपार, जो बादल थे वो बादल जो हैं वो अचानक फूट पड़े। अपार यानी बहुत सारे, जो आसमान का बादल था वह जो है फूट गया और नीचे जब उसका जल आया बहुत तेज और बहुत तेज धारा में वो जल आया तो उसके कारण से क्या हो गया, पूरा का पूरा जो पर्वत है वो क्या हो गया, मानो ऐसा लग रहा है कि वो वहां से
उड़ गया हो। मतलब कवि की जो कल्पनाएं हैं वो सोचने वाली हैं। अब आप यहाँ पर सोचना थोड़ा सा, सुमित्रा नंदन पंत साहब जब लिख रहे हैं तो उन्होंने वास्तविकता भी बताई कि जब बहुत तेज बारिश आती है, आप देखना कभी छत पर जाकर के अपने, जब अत्यधिक तेज बारिश आए, बहुत ज्यादा वाली बारिश आए, तो आपको सामने वाला घर नहीं दिखाई देता होगा, इतनी तेज बारिश आ रही हो। तो उन्होंने भी यही कहा कि एक पर्वत पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि जब तेज बारिश आ रही है तो वह पर्वत भी उसको दिखाई नहीं दे रहा है। यानी जिस पर्वत के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस पर्वत को वो देख ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं देख पा रहा है? क्योंकि इतनी तेज बारिश अचानक से आई, बादल जैसे फट गया हो और पूरा का पूरा पानी वहां पर आया हो और वहां पर से उसको पर्वत दिखाई नहीं दे रहा हो। क्या हो गया? वो उड़ गया हो। और ऐसा पर्वत जो है वो उड़ गया तो फिर क्या कहा? रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। अंबर यानी कि आकाश, बादल, ठीक है, बादल। निर्झर यानी झरना, रवशेष यानी अवयव, ठीक है, भू यानी पृथ्वी, भू यानी कि पृथ्वी। समझना क्या था कि जब बहुत तेज बादल फटा जिसके कारण से पर्वत जो है वो क्या हो गया? उड़ गया। मानो ऐसा लग रहा हो अचानक से पर्वत उड़ गया। रवशेष, रवशेष यानी कुछ अंश, अवयव रह गए हैं झरने के, क्योंकि झरने का पानी तो झरझर झरझर करके बह रहा था, तो उसके कुछ क्या थे? अवशेष जो है वो अंश जो है थोड़ा सा रह गया था, सिर्फ उसकी आवाज के कारण कह रहे हैं, बाकी वो भी क्या था? निकल गया, मतलब उसमें बह गया। है टूट पड़ा भू पर अंबर, जब भू यानी पृथ्वी पर, अंबर यानी बादल जो है टूट पड़ा हो। जब बादल, अंबर जो है पृथ्वी पर जब टूट पड़ता है तो वहां का जो पर्वतीय दृश्य है वो अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, और केवल शेष रह जाते हैं तो केवल उसके ऊपर से बहने वाले झरने, जो अपने आप में सोचते हैं कि अब वो ही बचे हुए हैं। और देखो बहुत अच्छी कल्पना कवि की ये भी रहती है कि उसी दृश्य में और क्या हुआ, जब बादल बहुत तेज फड़का, बहुत तेज बादल बरसा, पानी बहुत तेज गिरा, उस समय और क्या क्या हुआ? पर्वत तो क्या हो गया? उड़ गया हो, मान लो दिखाई नहीं दे रहा है, और उसका केवल झरने जो हैं वो बचे हुए हों। और आगे बताते हैं कि धस गए धरा में सभय साल। अब जो वृक्ष लगे हुए थे, अब यहां पर उन्होंने क्लियर किया थी कि वो वृक्ष क्या थे? शाल नाम के वृक्ष थे। उन वृक्षों के नाम क्या थे? जो तरुवर थे, जो देख रहे थे, उन वृक्षों के नाम थे साल, ठीक है। तो शाल नाम के जो वृक्ष हैं वो क्या हो गए? ऐसा लग रहा है कि वो पृथ्वी के उसमें धस गए हैं। क्या हो गए हैं? धस गए हैं। और धस गए हैं कैसे? ऐसे ही नहीं, अभी तक तो वो क्या कर रहे थे? उच्चाकांक्षाओं से आसमान पर देख रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो डर के साथ, सभय यानी डर के साथ या डर से सहित, सभय डरे हुए, भयभीत होते हुए क्या हो गए? वो शाल नाम के वृक्ष जो है वो धरा में, पृथ्वी में समा गए हों, धस गए। उठ रहा धुआं, क्योंकि जब बहुत तेज पानी गिरता है किसी भी तालाब, नदी में, जब जोर से बारिश या पानी आए तो उस समय क्या होता है? उठता है धुआं, यानी उठ रहा है धुआं, यानी उसमें ऐसा लग रहा है कि वो धुआं उठ रहा हो। क्यों? और ऐसा लग रहा है कि जल गया ताल, और ऐसा लग रहा है कि तालाब में जब पानी बहुत तेज गिरा तो वो ऊपर की ओर धुआं उठता हुआ उड़ गया है। ऐसा लग रहा है कि उस तालाब में आग लग गई हो, वह तालाब जल गया हो। यों इस तरह जलदयान अपने विमान में विचर विचर विचरण करते हुए था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इंद्रजाल यानी ऐसा लग रहा था कि मानो उस पर्वत का ऐसा दृश्य बनाने वाला और कोई नहीं, वह इंद्र था, जो इंद्र अपने जादुई ढंग से ऐसे नए नए तौर तरीके से अपना विचरण कर रहा हो, अपने आप के लिए मनोरम दृश्य बना रहा हो, और हम सभी के लिए भी वह मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा हो। तो इस तरह से यहां पर
इस कविता के माध्यम से हमने ये समझा कि सुमित्रानंदन पंत साहब जो हैं वह केवल कवि इसलिए ही नहीं है कि उन्होंने कविता लिखी, बल्कि उनको बहुत अच्छा कवि इसलिए भी कहा जाता है कि जब हम उनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो कविताओं को पढ़ने के साथ साथ हमें वह माहौल, वह दृश्य, वह एक ऐसा नज़ारा हमें दिखाई देने लगता है जो नज़ारा उन्होंने अपनी कविताओं में बताया है, उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से हमें बताना चाहा है। अब हमें सब बताना बच्चों कि हमने जो कविता अभी पढ़ी, क्या हमें लगता है कि हम ऐसी ही जगह पर बैठे हुए हैं? क्योंकि हम जब पढ़ रहे हैं, जब हम इसको देख रहे हैं, तो हमने वो बताया था कि अपने आप में सोचने लग जाना, विचार करना कि हम उसी स्थान पर हैं और एक पर्वत है, वहाँ पर वृक्ष लगे हुए हैं, बारिश हो रही है, झरना बह रहा है और मानो अचानक एक इस तरह से गर्जना हुई हो और गर्जना होने के बाद बहुत तेज बादल आया हो और बहुत तेज बादल बरसने के बाद में वहां पर मानो वो पर्वत वहां से उड़ गया हो और वह पर्वत उड़ने के साथ साथ उनके जो शाल नाम के वृक्ष हैं वो उसमें धंस गए हों और वहां का जो तालाब है वो क्या हो गया हो, उड़ गया हो, उसमें भी अग्नि जल गई हो। इस तरह से जो जलीय वाहन है, अपना विमान में बैठ करके इंद्र जो है वो जादुई ढंग से अपना जादुई लीला दिखा रहा हो, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। सुमित्रानंद पंत साहब जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें बताया। पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखिएगा, एनसीईआरटी जो आप लोगों की आती है, जो भी क्वेश्चन आंसर आपके पेपर में आते हैं, तो उनकी साथ में ये तैयारियां भी आपको करनी है। जब हमने उसके अर्थ को समझ लिया तो अब हमें इसके उत्तर देने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। तो हमें इसके पॉइंट वाइज में हमें इसके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में प्रकृति प्रतिपल नया वेश ग्रहण करती है, नया रूप धारण करती है और इस ऋतु में प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन भी आते हैं। जब वर्षा ऋतु होती, पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु, जब बारिश होती है तो बारिश होते समय हमारी प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आता है, क्या क्या बदलाव आता है, चेंजनेस क्या क्या होती है। तो बता रहे सबसे पहले कि बादलों की ओट में छिपे पर्वत मानो पंख लगाकर कहीं उड़ गए हों तथा तालाबों में से उठता हुआ कोहरा धुएं की भांति प्रतीत होता है। दो बात बताई, एक कि जब बादल से पानी गिरता है तो बादलों की ओट में छिप करके, मतलब बादल जब छा जाते हैं पूरे आकाश में तो थोड़ा सा अंधेरा आ जाता है और अंधेरे के कारण से मानो वो पर्वत अपने आप में पंख लगा करके कहीं उड़ गए हो, दिखाई नहीं देते हैं, मतलब इसका कहने का मतलब ये है। और जो तालाब होते हैं उसमें जब पानी बहुत जोर से जाता है, बारिश का पानी जब बहुत जोर से जाएगा तो उसमें से धुआं उठता है और ऐसा लगता है कि वो जल चुका हो। दूसरा परिवर्तन आता है कि पर्वतों से बहते हुए जो झरने हैं, जब पर्वत से ऊपर से नीचे जब झरने बहते, वो पानी जब गिरता है तो धीरे धीरे पर्वत के पत्थरों से टकराता टकराता हुआ नीचे तक पहुंचता है तो वो झरना बन जाता है और झरने मोतियों की लड़ियों से प्रतीत होता है। मतलब ऐसा लगता है कि छोटे छोटे मोती जो हैं वो उसमें गिर रहे हैं, वो मोती, ऐसा प्रतीत होता है कि मोती ही हों। पर्वत पर असंख्य फूल खिल जाते हैं, मतलब कोई भी पर्वत क्यों ना हो, अगर बारिश अच्छी हो जाए और बहुत अच्छी बारिश और मनोरम दृश्य बन जाता है तो उन पर्वत के ऊपर भी पुष्प आ जाते हैं, कमल खिल जाते हैं, तालाब बन जाते हैं, छोटी छोटी नदियां निकलने लग जाती हैं। यह परिवर्तन भी इसमें देखा जाता है। ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर एक टक देखते हैं, मतलब जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, बहुत बड़े लंबे वृक्ष जो होते हैं पर्वतों के ऊपर या पर्वतों के आसपास में, वो आकाश की तरफ देखने लग जाते हैं, आसमान की तरफ देखने लग जाते हैं। बादलों के छा जाने से पर्वत अदृश्य हो जाता है। देखो यही बात जो मैंने यहां पर बताई है, जब बादल बहुत ज्यादा आ जाएं तो उसमें पर्वत जो है वो अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। ताल से उठते हुए धुएं को देखकर लगता है मानो आग लग गई हो, मतलब ऐसा लगता है कि वो तालाब जो है वो जल चुका हो, उसमें से धुआं उठता दिखाई देता है। तब आकाश में तेजी से इधर उधर घूमते हुए बादल अत्यंत आकर्षक लगते हैं। जब बारिश होती है तो जब बादल जो हैं यहाँ वहाँ जब घूमते रहते हैं तो हमें वो और रोमांचित करते हैं, अच्छा महसूस कराते हैं। इस तरह से हमें इसी कविता के माध्यम से, ऐसा नहीं है बच्चों ध्यान रखना, हमें प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें ये पूछा गया है
कविता के आधार पर, यानी जिस कविता को अभी हमने पढ़ा है या आपके चैप्टर में है या आपकी बुक में जो चैप्टर दिया गया, जो कविता दी गई है, उस कविता के माध्यम से, उस पोएम के माध्यम से आपको प्रकृति के कौन कौन से परिवर्तन उसमें दिखाई दिए वो आपको बना करके लिखने हैं। ये 7 जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको कुछ नई चीज इसमें लगती है तो आप उसको एक और नया पॉइंट बना करके बता सकते हैं। इसके साथ में दूसरा प्रश्न है कि मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ होता है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, बहुत अच्छे से समझना। इस प्रश्न का जो है कभी कभी हमारे एग्जाम में रूटीन बिल्कुल आ जाता है, 1-2 बार हमारे क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न आ भी चुका है। और एक बात याद रखना कि हमारे ही इसी कोर्स बी में जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो समास में भी मेखलाकार नाम का समास दे दिया जाएगा कि मेखलाकार शब्द में कौन सा समास होता है, तो ये भी आपको बताना पड़ जा सकता है। तो इसलिए समझना, जब हम समास पढ़ेंगे तब और भी समझाएंगे। अभी यहाँ पर पूछा गया कि मेखलाकार शब्द का अर्थ क्या है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि करधनी के आकार के समान, जिस तरह करधनी होती है जो कमर पर बांधी जाती है, ऐसी करधनी के आकार के समान, जिस तरह करधनी गोल होती है वैसे मेखला कटी भाग में पहनी जाती है। मेखला यानी करधनी, कटी भाग यानी कि कमर के भाग पर पहनी जाती है। पर्वत भी मेखलाकार की तरह गोल लग रहे थे, वो पर्वत जो हैं वो भी मेखलाकार जैसे गोल लग रहे थे। उसमें जैसे उसने पूरी पृथ्वी को अपने घेरे में ले लिया हो, मतलब ऐसा लग रहा था कि मानो उसने पूरी पृथ्वी को जो है अपने घेरे में ले लिया हो, पूरी पृथ्वी ही उस घेरे में आ गई हो। जिस तरह से उस करधनी में पूरी कमर आ जाती है, ठीक वैसे कवि ने इस शब्द का प्रयोग पर्वत की विशालता दिखाने और प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए किया है, ऐसा यहां पर समझना चाहिए। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि सहस्र दृग सुमन से क्या तात्पर्य है, कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा। समझना, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि मैंने आप लोगों को बताया था दृग यानी कि नेत्र, सुमन यानी कि पुष्प, फूल। कवि ने इस पद का प्रयोग सजीव चित्रण करने के लिए किया। सजीव चित्रण का मतलब ये होता है कि वो ये बताना चाहता है कि पर्वत भी निर्जीव नहीं है, उसमें भी जान है, वो भी देख सकता है। उसको सजीव बताने के लिए ये बताया गया। सहस्र दृग सुमन का अर्थ है हजारों पुष्प रूपी आंखें, यानी आंख नहीं है लेकिन वो पुष्प जो हैं वही पुष्प आंखों का काम कर रही हैं, ऐसा बताना। कवि ने इसका प्रयोग पर्वत पर खिले फूलों के लिए किया है कि जो फूल हैं वो फूल ही नहीं है बल्कि उन पर्वत की आंखें हैं, इस तरह से बताते हुए फूलों के लिए किया। वर्षा काल में पर्वतीय भाग में हजारों की संख्या में पुष्प खिले रहते हैं। कवि ने इन पुष्पों में पर्वत की आंखों की कल्पना की है और ऐसा लगता है मानो पर्वत अपने सुंदर नेत्रों से प्रकृति की छटा को देख रहा है, प्रकृति के मनोरम दृश्य को जो है वो देख रहा है। यानी देखो, बहुत अच्छी बात कवि के माध्यम से हमें सीखने को मिलती है कि हर एक वस्तु, हर एक निर्जीव वस्तु जो है उसमें भी हम जान डाल सकते हैं कवि के माध्यम से, उसमें उपमा दे करके, उसको मानवीकरण अलंकार बना करके कि भाई पर्वत कभी देख नहीं सकता, लेकिन उन्होंने क्या कल्पना की कवि ने कि उन्होंने कह दिया कि वो हजारों पुष्प रूपी नेत्रों से अपने आप के आकार को नीचे भरे तालाब में देख रहा है। वो क्या कल्पना की होगी, और हम भी इस बात में सोचने लग जाते हैं कि क्या काश ऐसा होता होगा। तो वो कवि है जो हमारे लिए नहीं होने के बावजूद भी होने जैसा प्रतीत कराते हैं, वो कवि है। इसके बाद में कवि ने, चौथा प्रश्न है कि कवि ने तालाब की समानता किसके साथ की, मतलब कवि ने जो तालाब है उस तालाब की समानता, क्योंकि उपमा दी है, तालाब को क्या कहा था, दर्पण कहा था, आईना कहा था, तो और क्यों, उसका उत्तर है कि कवि ने तालाब की तुलना दर्पण से की है, क्योंकि तालाब का जल अत्यंत स्वच्छ और निर्मल है, बिल्कुल साफ सुथरा है, और ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पास आ जाए तो उसका प्रतिबिंब जो है उसके लिए दिखाई देने लग जाए। जिस तरह से हम दर्पण के सामने आकर के अपने प्रतिबिंब को देखते, अपनी छाया को देखते हैं, वैसे ही अगर
उस तालाब के पास आ जाओगे तो तालाब में भी प्रतिबिंब दिखाई देगा। इतना स्वच्छ और सुंदर वहां पर नजारा था। वह प्रतिबिंब दिखाने में सक्षम है, मतलब अगर कोई साफ तालाब होगा तभी तो वो प्रतिबिंब दिखा पाएगा, गंदा तालाब थोड़ी ना। इसीलिए वो स्वच्छ और निर्मल है, इसलिए उसका प्रतिबिंब दिखाने में सक्षम है। दोनों ही पारदर्शी होते हैं और दोनों में ही व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देखता है, दर्पण में भी और तालाब में भी, और ऐसे तालाब में जो बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर हो, निर्झर हो। तालाब के जल में पर्वत और उस पर लगे हुए फूलों का प्रतिबिंब स्वच्छ दिखाई दे रहा था। काव्य सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, अपने भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए कवि ने ऐसा रूपक बांधा, ऐसा एक रूप बांध दिया था कि जो पर्वत के ऊपर लगे पुष्प थे और जो पर्वत के ऊपर वृक्ष थे और खुद पर्वत जो है, उस पर्वत के वृक्ष और फूल जो है उस तालाब में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, उनका प्रतिबिंब पूरा उस पर दिखाई दे रहा था। ऐसा कवि ने रूपक इसमें बांधा है, इसलिए कवि ने तालाब को दर्पण की उपमा दी है, उससे तुलना किया है। पांचवा प्रश्न है कि पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित कर रहे थे, वो क्या बताना चाह रहे थे। तरु यानी वृक्ष, वृक्ष यानी तरु। तो पर्वत के जो हृदय है, पर्वत का जो बिल्कुल बीचों बीच जो लगे हुए वृक्ष हैं, उन वृक्षों का आकाश में ऊंचे ऊंचे उठ करके देखना किस बात का प्रतीक है, वो क्या बताना चाहते हैं। तो बताया उत्तर में कि पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर अपनी उच्चाकांक्षाओं के कारण देख रहे थे। वे बिल्कुल मौन रहकर, स्थिर रहकर भी संदेश देते प्रतीत होते हैं कि उद्देश्य को पाने के लिए अपनी दृष्टि स्थिर करनी चाहिए और बिना किसी संदेह के चुपचाप मौन रहकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। आकांक्षाओं को पाने के लिए शांत मन तथा एकाग्रता की आवश्यकता है। बहुत अच्छा संदेश इस लाइन के माध्यम से हम लोगों को मिलता है कि अगर हम भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, टारगेट अगर हमें चाहिए है, अच्छा स्कोर बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल शांत चित्त होकर के अपनी केवल पढ़ाई करते रहें। वो कहते ना कि अपनी पढ़ाई इतनी शांति से करो कि आपकी सफलता पूरे विश्व में गुंजायमान हो, सारे विश्व में आपकी सफलता के चर्चे हो। मतलब इतने शांत रह करके पढ़ाई करो कि कल के दिन अगर आप पास हो जाओ, कल के दिन आप अच्छा लक्ष्य प्राप्त कर लो, तो आपका जो नाम है वो केवल एक ही जगह पर सीमित बन करके नहीं रहेगा, बल्कि सभी दिशाओं में, दिगंतरों में दिखाई दी है, यहाँ पर बताया है। अब 6 नंबर के जो प्रश्न है उसमें ये पूछा कि शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धस गए। है ना कि वो शभय शाल जो धस गया धरा में सभय साल, इसी के ऊपर एक प्रश्न बनाया कि वो शाल नाम के वृक्ष जो हैं वो पृथ्वी में क्यों धस गए। उत्तर है, कवि के अनुसार वर्षा इतनी तेज और मूसलाधार थी कि ऐसा लगता था मानो आकाश धरती पर टूट पड़ा हो, चारों ओर कोहरा छा गया जाता है, पर्वत, झरने आदि सब अदृश्य हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो तालाब में आग लग गई हो और चारों तरफ धुआं सा उठता प्रतीत होता है। वर्षा के ऐसे भयंकर रूप को देखकर उच्चाकांक्षाओं से युक्त जो विशाल शाल वृक्ष थे वो भयभीत होकर के धरती में धसे हुए प्रतीत होते हैं। धसे हैं ये जरूरी नहीं है, ये तो एक काल्पनिक है, मतलब बताया जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। आगे कहा, झरने किसके गौरव का गान कर रहे थे। झरने पर्वतों की उच्चता और पर्वतों का गुणगान कर रहे थे। बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई, बहुत सुंदर और सरल है। इसका उत्तर आप लोगों को अपने आप से भी लिखना आ जाएगा कि झरने जो हैं वो पर्वत की उच्चता और महानता के गौरव का गुणगान कर रही थी, और कवि के बहते हुए झरनों की तुलना जो है मोतियों के लड़ियों से की गई कि जब वो झरने झरते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो छोटे छोटे से मोती की तरह वो बूंद बांद नीचे आ रहा। इसके बाद अब एक प्रश्न आप
को इस तरह का भी बनाया जाता है कि आपको कुछ लाइन दे दी जाती हैं, उनमें से 2 या 3 या 1-2 जैसे भी लाइन आपको दी जाए, उन लाइन को आधार मान करके और जो हमने अर्थ पढ़ा है उस अर्थ से बिल्कुल छोटा सा आशय निकाल करके कि इसमें कहना क्या चाहता है कवि, और अपने शब्दों में आपको लिखना पड़ता है। क्योंकि मैंने इसे आपको बताने के लिए लिखा है, बाकी आपको जो अर्थ समझ में आता है आप उसको बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे भी लिख सकते हैं। कहा कि है टूट पड़ा भू पर अंबर, केवल एक छोटी सी लाइन दी गई है। अब हमें इसका उत्तर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमें वो स्मरण करना पड़ेगा कि इस चैप्टर में और क्या क्या बात हुई थी, आगे पीछे का थोड़ा सा अगर हमें दृश्य याद रहेगा तो हम पूरा उत्तर इसको लिख देंगे। जैसा कि इसमें लिखा कि वर्षा इतनी तेज और मूसलाधार है कि ऐसा लगता है मानो आकाश धरती पर है टूट पड़ा, भू यानी पृथ्वी पर, अंबर यानी बादल, आकाश टूट पड़ा हो, गिर पड़ा हो, आकाश धरती पर टूट पड़ा, बादलों ने सारे पर्वत को ढक लिया है, पर्वत अब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे, पृथ्वी और आकाश एक हो गए हैं, अब बस झरने का शोर ही शेष रह गया, रब शेष रहा निर्झर। बताया था ना कि अब केवल शेष रह गया है तो केवल वो झरने की आवाज रह गई है, जिससे पता चल रहा है कि अभी झरना बह रहा है, बाकी तो सब अदृश्य हो गया है। आगे देखते हैं, और कहा कि अब 2 लाइन 3 लाइन और दी, यों जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। बहुत अच्छी लाइन है और इसमें आप लोगों को उत्तर बहुत अच्छा आना चाहिए। कहा कि इसका भाव है, किसका भाव है? अब सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी बताया, पहले की कक्षाओं में भी आपको समझाया कि जब भी हम किसी कविता की लाइंस को समझाते हैं तो हमें अगर उसके कवि का नाम याद है तो बिल्कुल आदर के साथ में, सम्मान के साथ में उनका नाम लिखना चाहिए। लिखें बाकायदा कि कवि सुमित्रानंदन पंत साहब इस कविता में ये कहना चाहते हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं, या उनका भाव इस तरह से है कि पर्वतीय प्रदेश जो है, पर्वत जो जहां जहां पर्वत हैं, ऐसे पर्वत के प्रदेश में वर्षा के समय में क्षण क्षण प्रति समय क्या हो रहा हो, प्राकृतिक परिवर्तन हो रहा हो, तथा अलौकिक दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वर्षा के देवता इंद्र बादल रूपी यान पर बैठ करके, यों जलद यान में विचर विचर, इस तरह इंद्र जो है खेल रहा है, बादल रूपी यान में बैठ करके जादू का खेल दिखा रहा हो। कभी तेज बारिश होती है, कभी धीरे बारिश होती है, कभी ये यहाँ बारिश, कभी वहां बारिश, यहाँ सूखा वहां सूखा, तो इस तरह से वो अपने जादुई खेल दिखा रहा हो। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर ऐसा लगता था जैसे बड़े बड़े पहाड़ अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ रहे हो। बादलों का उड़ना, चारों ओर धुआं होना और मूसलाधार वर्षा का होना, ये सब जादू के खेल के समान दिखाई देते हैं या दिखाई दे रहे थे। इस तरह का इन 2 पंक्तियों में जो भाव बताया गया है, इस तरह से। बाकी हम जो जिस तरह से हम लिख सकते हैं, बल्कि हमारे लिए याद रखना कि जो अर्थ उसमें बताया जा रहा है उस अर्थ को थोड़ा सा उसमें बताना, नहीं तो ऐसा हो कि आप लिखो कुछ और अर्थ कुछ हो, ये नहीं होना चाहिए। हमारा अर्थ ऐसा बनना चाहिए उन पंक्तियों का कि कम से कम वो बात, जो बात उसमें पूछी गई है, वो उसमें कहीं ना कहीं 1 या 2 लाइनों में आ जाए। इसके बाद में गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। ये 4 लाइनें हैं और इन 4 लाइनों के माध्यम से उन्होंने पूछा है कि इसका भाव स्पष्ट करें, इसके बारे में आप बताइएगा। तो आप क्या बता पाएंगे? तो सबसे पहली लाइन तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के लिख देना कि कवि सुमित्रानंदन पंत साहब इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वृक्ष भी पर्वत के हृदय से उठ उठकर ऊंची आकांक्षाओं के समान शांत आकाश की ओर देख रहे हैं। यानी गिरिवर के उर से उठ उठकर, यानी वृक्ष जो हैं वो पहाड़ के, पर्वत के हृदय से उठ उठकर देख रहे हैं, शांत, नीरव यानी शांत, आकाश की ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए है प्रतिबिंबित करते हैं कि वे आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते। मतलब ऐसा लग रहा है कि मानो वो इस स्थान पर रह करके भी ऊंचा देख रहे हैं, उच्चाकांक्षाओं, ऐसा लग रहा है कि वो आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। ठीक वैसे ही
हमें इस तरह से पढ़ाई करनी है कि हम यहाँ बैठ करके वो ऊंचाइयाँ प्राप्त करें, ऊंचाइयों को छुएं, जिन ऊंचाइयों के लिए हम शांति से पढ़ करके और अपने जीवन में वो शांत माहौल को देखते हुए पढ़ाई करते हैं। उनकी मानवीय भावनाओं को स्पष्ट किया गया। इनमें उनकी मानवीय भावनाओं, मानवीय भावना किनकी? वृक्षों की मानवीय भावनाओं की। वृक्ष भी मानव की तरह भावनाएं रख सकते हैं कि वो भी क्या सोच रहे हैं कि मैं भी आकाश को एक दिन प्राप्त करूं, आकाश की ऊंचाइयों को छूं। कि उद्देश्य को पाने के लिए अपनी दृष्टि स्थिर करनी चाहिए और बिना किसी संदेह के चुपचाप मौन रहकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। आकांक्षाओं को पाने के लिए शांत मन तथा एकाग्रता आवश्यक है। वे कुछ चिंतित भी दिखाई पड़ते हैं, चिंता पर, चिंता भी, यानी कुछ उनके लिए चिंता भी रहती है और कुछ उनके लिए डर बना रहता है, और वो शांत चित्त होकर के एक स्थान पर खड़े होकर के और इतनी ऊंची ऊंची इच्छाएं रखते हैं। काश, अब देखो, जो बड़ा बनना चाहता है, जो रिजल्ट पाना चाहता है, जो स्कोर बनाना चाहता है, वो कभी हू हल्ला नहीं करता है, वो इतनी शांति से पढ़ाई करता है कि जिसकी सफलता पूरी दुनिया में शोर मचा देती है। ठीक वैसे ही जैसे कि इन पर्वतों पर वृक्ष अपने आप में मानते हैं कि वो बिल्कुल शांत चित्त होकर के आसमान को ऊंची आकांक्षाओं के साथ देखते हैं, और मानो ऐसा लगता है कि काश वो पर्वत पर लगे हुए वृक्ष एक ना एक दिन उस आसमान की ऊंचाई को भी छुएंगे, वो कभी इस तरह हार नहीं मानेंगे। इसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस चैप्टर से जो हो सके वो सीखना चाहिए। और पर्वत प्रदेश में पावस नाम से जो कविता है, उस कविता के माध्यम से जो हमारे लिए बात बताई गई है, पर्वत के प्रकृति के वेश को बताने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा उपक्रम किया सुमित्रा नंदन पंत साहब ने। इस तरह हमारा यह चैप्टर पूरा हुआ, और इसमें लोगों को जो है 4th नंबर के चैप्टर में इन 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपको प्रश्न बनेगा कि उस पर्वत के क्षेत्र पर क्या होता है, और दूसरा उन्होंने उत्तर बताने के लिए कहा कि आप इसमें आशय स्पष्ट करें। कुछ लाइन आपको दी जाएंगी, उन लाइंस के आधार पर आपको पूरा का पूरा उत्तर बनाना है। तो मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ में। धन्यवाद। लेट्स क्रैक इट।